आप सुबह से बैठी नहीं हो, पापा बाहर हैं, उनसे कहो ना कि दादी को समझाएं। बुआ सारा काम आप पर छोड़ देती हैं और हमें बाहर तक नहीं जाने दिया जाता। दब जाते हैं माँ। बेटा पापा यहाँ आकर थोड़े अलग हो जाते, वो माँ के सामने कुछ नहीं कह पाएंगे। दब जाते हैं माँ, बोलिए ना सीधा। शहर में तो बड़े वादे किए थे, मैं हूं ना, मैं खड़ा रहूंगा। यहाँ तो आपकी लाल आंखें भी उन्हें नजर नहीं आती। संस्कार अपनों को अनदेखा। आर्यन गलत बात ऐसे नहीं बोलते, वो उनके संस्कार है, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। संस्कार अपनों को अनदेखा करना नहीं सिखाते माँ। पापा यहाँ आकर हम सबको भूल जाते हैं। मुझे आपको ऐसे परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता मम्मी। आर्यन कुणाल को लेकर बाहर चला जाता है। वो देखता है कि राकेश अभी भी दादी के साथ हंस रहे हैं। दादी के घर आए हुए 8 दिन बीत चुके हैं। हर दिन के साथ सविता की थकान और बच्चों की घुटन बढ़ती गई है। आज पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर है। तभी टिंकू खेल खेल में पूरी थाली धकेल देता है। अरे टिंकू, देखो क्या कर दिया बेटा। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो अभी सीख रहा है। सविता जरा साफ कर देना इसे। 5 मिनट बाद कुणाल दूध का गिलास पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथों से गिलास फिसल जाता है। थोड़ा सा दूध मेज पर गिरता है। सविता, क्या तमीज सिखाई है इसे, देखो पूरा मेज खराब कर दिया। माँ जी अभी छोटा है, गलती से छूट गया। हर बार गलती, तुझे पता ही नहीं बच्चों को कैसे रखा जाता। सारा दिन बस मुंह लटकाए घूमती रहती है। कुणाल दादी की तेज आवाज से डरकर जोर जोर से रोने लगता है। राकेश अपनी प्लेट में नजरें गड़ाए बैठे हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। दादाजी की आंखें नम हैं, पर वो भी चुप हैं। तभी आर्यन खड़े होकर कहता है, दादी बस कीजिए। दादी और बुआ उसे हैरानी से देखती हैं। अभी टिंकू ने पूरी थाली गिरा दी तो सबने कहा बच्चा है, और कुणाल से थोड़ा सा दूध क्या गिर गया तो आप मम्मी को डांट रही हैं, और पापा आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तू मुझे सिखाएगा, मेरे ही घर पर मुझे चिल्लाएगा। दादी तेजी से उठती हैं और आओ देखा न ताओ आर्यन के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ देती हैं। आर्यन! आर्यन का गाल लाल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक कड़ा सवाल है। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। थप्पड़ मारकर आप सच नहीं बदल सकती दादी। आपने हमें नहीं, अपने उस प्यार को मारा है जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अरे बस करो कमला, बहुत हो गया। आज तुमने हद पार कर दी। डाइनिंग टेबल पर राकेश ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब सब अपने कमरे में सोने चले गए फिर वो अपनी मम्मी के कमरे में गई। दादी पलंग पर बैठी हैं। माँ। क्या है? माँ, सविता मेरी बीवी है। आर्यन, रिया, छोटू मेरे बच्चे हैं। ये मेरा परिवार है। दादी कुछ नहीं कहती। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आज पहली बार कह रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे बच्चे आपसे डर रहे हैं। हम लोग कल जा रहे हैं। दादी चुप बैठी हैं। राकेश बाहर आ जाते हैं। दरवाजे के पास आर्यन खड़ा था। दोनों की नजरें मिलती हैं। राकेश आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ नहीं कहते हैं। आज पापा ने जो कहा वो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, कभी नहीं। अगली सुबह राकेश सविता और बच्चों को लेकर उनके नानी के घर जा रहा था। बच्चे और सविता सबसे मिले, आशीर्वाद लिया। ठीक से जाना। पापा आप परेशान मत होइए, मैं जाते टाइम फिर आऊंगा। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद नानी के घर पहुंचते हैं। नानी शकुंतला पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हैं। आ गए मेरे बच्चे। छोटू गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सीधे नानी के पास चला जाता है। आजा आजा बेटा, कितना बड़ा हो गया है। रिया दौड़ कर आती है। नानी एक हाथ से उसे भी खींच लेती है। अरे मेरा आर्यन कितना लंबा हो गया है, आ बेटा। नानी बच्चों को गले लगा रही हैं। तभी दूर से आवाज आती है, अरे रुको रुको, नाना आ गया। सब पलटते हैं। नाना हरिराम की तरफ से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे देखो इन्हें, बच्चे हो गए हैं। नाना आते हैं, एक पल भी नहीं रुकते, सीधे कुणाल को उठाते हैं और हवा में उछाल देते हैं। लो, ये है असली छुट्टी। कुणाल और रिया के बाद आर्यन को देखते हैं। अरे ये कौन है? ये तो जवान हो गया। आ भाई गले मिल। आर्यन हंसते हुए गले मिलता है। सविता गाड़ी से उतरती है। नानी उन्हें देखती है, बिना कुछ कहे गले से लगा लेती हैं। आ गई बेटा। दामाद जी चलिए अंदर बेटा। नानी का घर छोटा था पर खुला है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, आंगन में तुलसी। बाहर की आवाजें सुनकर मौसी रेखा किचन से भागती हुई आती है। अरे दीदी आ गई आप। रिया जल्दी आओ मौसी के पास। मौसी। मौसी की नजर कुणाल पर पड़ती है। और ये कौन है? ये तो इतना बड़ा हो गया। मैं कुणाल।
चल मेरे साथ, आज तेरे लिए खास खीर बनाई है। तभी मामा विकास बाहर से आते हैं। राकेश से मिलने के बाद उनकी नजर आर्यन पर पड़ती है। अरे भांजे, आ गया, हाथ मिला। आर्यन हाथ बढ़ाता है। मामा हाथ मिलाने की बजाय उसे एक झटके में कंधे पर उठा लेते हैं। अरे मामा उतारो, मैं 15 साल का हूँ। अरे तो क्या, मेरा भांजा है। पहले बता कितने दिन रहेगा, तेरे बिना खेत सूने थे। सविता ये सब देखती हुई सोचती है। यहाँ आकर सांस आती है, लगता है जिंदगी है। शाम को एक और गाड़ी आती है। मामी प्रिया अपने मायके से आई हैं। शाम को एक और गाड़ी आती है। मामी प्रिया अपने मायके से आई हैं और साथ में गुड्डी और मोनू। नानी दरवाजे पर जाती हैं। मामी को देखते ही वैसे ही बाएं फैला देती हैं। आ गई बेटा, थक गई होगी इतनी दूर से। हाँ माँ जी। बैठ, पानी लाती हूँ। खाना भी तैयार है बेटा। नानी मामी का सामान अंदर रखवाती हैं। गुड्डी और मोनू दौड़ते हुए आते हैं। नानी झपट कर उठा लेती हैं। मेरी गुड़िया आ गई। रिया देखती है गुड्डी को, जो अपनी दादी की गोद में है। रिया पास आकर गुड्डी से कहती है, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी दादी बहुत अच्छी है। दादी हमेशा गले लगाती है और मिठाई देती है। रिया की आंखें एक पल के लिए कहीं दूर चली जाती हैं। वो डायरी निकालती है। गुड्डी की दादी उसे गले लगाती है, मेरी दादी नहीं लगाती। क्या मेरी दादी अच्छी नहीं है? रात का खाना बन रहा है। नानी और रेखा किचन में हैं। मामी थकी हुई हैं, बाहर बैठी हैं। नानी खुद एक गिलास शरबत लेकर आती हैं। ले बेटा, लंबा सफर था, आराम कर, किचन मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, मैं भी मदद करती हूँ। अरे आज सफर से आई है, आराम कर, कल से कर लेना बेटा काम। प्रिया बैठ जाती है। सविता ये सब देख रही थी। वो अपनी माँ के पास किचन में जाती है। माँ, आप प्रिया का माँ जैसा ख्याल रखती हैं। बेटा, माँ सब बच्चों का एक जैसा ख्याल रखती है। सविता को अपनी सास और ससुराल याद आता है, जहाँ वो एक दिन को भी आए तो उसे सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है। रात में सभी ने खाना खाया, फिर बातें करी। अगली दोपहर मामा बच्चों को देखते हैं, घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। चलो कहाँ? ट्यूबवेल। सब उछल पड़ते हैं। छोटू, मोनू, गुड्डी, रिया, आर्यन सब मामा के पीछे दौड़ते हैं। खेत में दूर ट्यूबवेल चल रहा है। ठंडा है। रुको, पहले मैं जाता हूँ। विकास जूते उतारकर सीधे ट्यूबवेल के पाइप के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी उसके ऊपर गिरता है। वो बच्चों को बुलाता है, आओ आओ, क्या देख रहे हो। रिया पहले दौड़ती है, भीग जाती है। आर्यन एक पल झिझकता है, फिर दौड़ता है। कुणाल मामा की गोद में कूद जाता है। मोनू और गुड्डी भी। रिया भीगी हुई, हांफती हुई, हंसती हुई एक पल के लिए कुछ सोचती है। दादी, हम लोगों को ट्यूबवेल जाना है। दादी प्लीज जाने दीजिए। नहीं, ट्यूबवेल क्यों जाना है? वहाँ जाओगे, नहाओगे, फिर कपड़े गीले करके घर आओगे, सब गंदा करोगे। बिल्कुल नहीं जाना। तभी गुड्डी रिया को हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, चलो नहाते हैं। सब बच्चे अपनी मस्ती में लग जाते हैं। अगले दिन शाम को नीम के पेड़ पर माया ने झूला बांधा। मोहल्ले के बच्चे भी खिंचे चले आए। सोनू दौड़ता हुआ मुन्नी माँ का हाथ छुड़ाकर, तू रिया का भाई है ना, शहर से आया है? हाँ। आर्यन और सोनू हाथ मिलाते हैं। रिया झूले पर बैठती है। मुन्नी पीछे धकेलती है। कुणाल और मोनू दोनों एक साथ झूले पर बैठने की जिद करते हैं। दोनों बैठो, झूला बड़ा है। चंपा काकी पड़ोस वाली अपनी कुर्सी लेकर बाहर आ जाती हैं। क्या कुंतला, तेरे नाती आए, पूरा मोहल्ला खुश हो गया। हाँ हाँ चंपा, बच्चों की वजह से मेरे घर में रौनक लगी हुई है। पड़ोस वाले रामदीन काका चारपाई खींचकर बैठ जाते हैं। आर्यन बेटा, शहर में झूला होता है, पर इतना अच्छा नहीं है, ना ही उसमें इतना मजा आता है। अच्छा। इसलिए शहर के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। आर्यन इस पर छुट्टी में पहली बार खुलकर हंसा। रिया झूले पर झूलती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, दादी के घर सब कुछ महंगा था, महंगा सोफा था, एसी था, शोकेस में सजी चीजें थी, पर छू नहीं सकते थे। यहाँ नीम का पेड़ है, रस्सी का झूला और पूरा मोहल्ला साथ है। तीसरे दिन दोपहर में मामा बाजार से एक बड़ा तरबूज लेकर आते हैं। माँ, तरबूज लाया हूँ, कहाँ है बच्चे? ले आओ आंगन में, बच्चों को बुलाती हूँ। सब आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। नानी पुरानी दरी बिछाती हैं। सब जमीन पर बैठ जाते हैं। मामा तरबूज काटते हैं। तरबूजा तरबूजा, लाल लाल तरबूजा।
सब हंसते हैं। छोटू तरबूज का टुकड़ा उठाता है, आधा मुंह में आधा बाहर। रस उसकी ठुड्डी से बह रहा है, फिर गले पर, फिर कपड़े पर। अरे देखो इसे, लाल हो गया। रुको रुको, ये तो फोटो वाला मोमेंट है। अरे कुणाल तरबूज खा रहा है या नहा रहा है इसमें? अरे रहने दे राकेश, बचपन ऐसे ही होता है। अरे गंदगी में भी खुशी ढूंढ लेना, यही तो असली मजा है। छोटू और मोनू एक दूसरे के मुंह पर तरबूज लगा देते हैं। सविता पहली बार इस पूरी छुट्टी में खुलकर हंसती है। आर्यन माँ को देखता है। माँ को ऐसे हंसते हुए कितने दिनों बाद देखा। रिया तरबूज खाते खाते सोचती है, दादी के घर तरबूज आया था, रिया ने तरबूज मांगा। बाजार से आया है, महंगा है, ज्यादा मत खाओ। टिंकू को 2 टुकड़े मिले, रिया को 1। रिया यादों से बाहर आती है, आंगन देखती है, सब हंस रहे हैं। नानी कुणाल का मुंह पोंछ रही है। रिया डायरी निकालती है। दादी के घर तरबूज हिसाब से मिलता था, यहाँ पूरा तरबूज सबका है, कोई गिनती नहीं, कोई हिसाब नहीं। नानी के घर के पीछे एक पुराना आम का पेड़ है। पुराना है पर फल बहुत देता है। अगली सुबह नानी खुद बच्चों को लेकर वहां जाती है, हाथ में एक लंबी लाठी। चलो आम तोड़ेंगे। सब दौड़ते हैं, गुड्डी, मोनू, रिया, कुणाल, सब। नानी लाठी से आम तोड़ती हैं। नानी खाएं? अरे इसमें क्या पूछना, खाओ जितना खाना हो, पेड़ पर और भी हैं। सब बैठकर आम चूसने लगते हैं, मुंह पर रस, हाथ चिपचिपे। रेखा आर्यन से कहती है, गुटली फेंकने का कंपटीशन करते हैं। चलो। रिया आम चूसते चूसते एक पल रुकती है। दादी आम खाएं? नहीं, सुबह पेट खराब होता है और सिर्फ एक ही मिलेगा दोपहर में। रिया पेड़ की तरफ देखती है, एक पत्ता तोड़ती है, घर जाकर अपनी डायरी में वो पत्ता रखकर लिखती है। दादी के घर आम पेड़ पर थे, पर हमारे लिए नहीं थे। यहाँ नानी कहती है जितना खाना खाओ। ऐसा क्यों? 5वें दिन मामा ने रात को ऐलान किया था, कल पिकनिक पर चलेंगे। रात भर पराठे, अचार, लड्डू, खीर बनेंगे। सुबह सब निकले। गांव के बाहर एक छोटी सी नदी। मामा और आर्यन पत्थर उछाल रहे हैं। सोनू भी साथ में है। मौसी और रिया किनारे फूल चुन रही हैं। मुन्नी भी। मामी और सविता पास बैठी बातों में डूबी हैं। दीदी, आप बहुत शांत रहती हैं। तुम बहुत हंसती हो। माँ जी ने सिखाया, वो कहती है घर में एक इंसान हंसता रहे तो घर जिंदा दिल रहता है। सविता मुस्कुराती है। नानी पास में बैठी कुणाल को खाना खिला रही हैं। कुछ देर बाद प्रिया विकास के पास चली जाती है। तभी वहां राकेश आता है और सविता से कहता है, यहाँ आकर तुम भी खुश और रिलैक्स लग रही हो। शायद यहाँ कोई जज नहीं करता। तभी सविता के पापा पास आकर बैठते हैं। थक जाती हो ना सब संभालते संभालते? हाँ, यहाँ आकर याद आता है मैं भी किसी की बेटी हूँ। और हमेशा रहोगी। रिया दूर से देखती है और डायरी लिखती है। नानी के घर में सब कुछ नहीं है, पर जो है वो बहुत अच्छा है। पिकनिक के बाद रात में सब थके हुए हैं। बच्चे जल्दी सो गए, पर रिया जाग रही है। नानी आती हैं, चारपाई पर रिया के पास बैठ जाती हैं। बिना कुछ कहे रिया के बाल संवारने लगती हैं। रिया आंखें बंद कर लेती है। नानी धीरे धीरे गुनगुनाती है, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। नानी और नानी हंसती है, गाती रहती है, फिर झुककर रिया के माथे पर चूम लेती हैं। रिया की आंखें खुलती हैं। नानी आप इतना प्यार कैसे करती हो? क्या मतलब बेटा? दादी तो कभी नहीं करती, कभी गले नहीं लगाती, कभी माथे पर नहीं चूमती। बेटा हर इंसान अलग होता है। दादी का भी प्यार है, बस उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग है। और गुड्डी की दादी वो तो अच्छी है, तो मेरी दादी क्यों नहीं? नानी जवाब नहीं देती, बस रिया के बाल सहलाती रहती हैं। कभी कभी लोग प्यार करना भूल जाते हैं, पर याद दिला दो तो याद आ जाता है। याद दिलाना, पर कैसे? रात को जब नानी सो जाती है, रिया डायरी खोलती है, एक पन्ने पर लिखती है। अगले दिन सुबह नानी के घर से वापस जा रहे थे। बच्चे नानी से लिपट कर रो रहे थे। सबकी आंखें नम थीं। अरे चलते हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ। गाड़ी चल पड़ी। हाथ हिलते रहे जब तक नजरें साथ देती रहीं। वापसी में एक रात दादी के घर रुकना था। उसकी डायरी बैग में थी, पर उसमें कल रात लिखा सच अभी बाकी था। पापा, मम्मी ठीक है, आप दोनों और सुमन क्या हाल है? अरे मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग थक गए होगे ना। जाओ अंदर, पहले कुछ खा लो, फिर आराम कर लो। प्रणाम मम्मी जी, आप ठीक हैं? सब ठीक है। सफर से आए हो, पहले नहा धो लो, कपड़े गंदे हो गए होंगे।
रात के 11 बज रहे हैं। नानी के घर से लौटे हुए कुछ घंटे हुए हैं। सब सो गए हैं पर रिया नहीं। वो बिस्तर पर बैठी है, डायरी गोद में लिए कुछ लिखती है, रुकती है, फिर लिखती है, फिर दबे पांव दादी के कमरे में जाती है। कांपते हाथों से लाल डायरी मेज पर रखती है। एक पल दादी का बूढ़ा चेहरा देखती है और चुपचाप लौट जाती है। दादी पढ़ लेना, सब कुछ लिखा है। कुछ देर के बाद दादी की नींद खुलती है। वो पानी के लिए हाथ बढ़ाती हैं तो हाथ डायरी पर पड़ता है। वो चश्मा लगाती हैं और लैंप जलाती हैं। आज हम दादी के घर आए। मैंने सोचा था दादी गले लगाएंगी, पर उन्होंने कहा कपड़े गंदे हो जाएंगे। छोटू की फैली हुई बाहें हवा में ही रह गईं। दादी के चेहरे पर एक शिकन आती है। वो पन्ना पलटती हैं। आज माँ के कंधे कांप रहे थे। दादी ने छोटू का दूध टिंकू को दे दिया। क्या शहर के बच्चों को भूख नहीं लगती? क्या हम मेहमान हैं दादी? दादी, आपका घर बहुत बड़ा है पर हम छोटे बच्चे हैं। हमें गोद चाहिए, बड़ा कमरा नहीं। आम चाहिए, हिसाब नहीं। मुझे पता है आप बुरी नहीं है, बस शायद आप भूल गई हैं कि प्यार कैसे करते हैं। मुझे नानी ने कहा कि प्यार सब करते हैं, पर कभी कभी भूल जाते हैं, तो इन्हें याद दिला देना चाहिए। इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। दादी ने डायरी का एक एक पन्ना पढ़ा और हर पन्ने के साथ एक याद, एक पछतावा। पोते पोती की वो आंखें जिन्हें उन्होंने कभी प्यार से नहीं देखा, बहू के वो कांपते कंधे जिन्हें उन्होंने कभी थामा नहीं। डायरी बंद हुई। दादी उठी, आईने के सामने खड़ी हो गई। देर तक खुद को देखती रही, फिर रो पड़ी। मैं बुरी नहीं थी पर कठोर हो गई थी, बहुत कठोर। मैंने सारी जिंदगी पैसा संभाला, इज्जत संभाली, पर बच्चों को नहीं संभाल पाई। अगली सुबह राकेश और सविता बच्चों के साथ बाहर खड़े हैं। घर की वो चमकती दीवारें सफेद आज भी वैसी ही हैं, पर अंदर का मौसम बदल चुका है। दादी हाथ में रिया की लाल डायरी लिए बाहर आती हैं। उनकी आंखें पूरी रात रोने की वजह से सूजी हुई हैं। माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। दादी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे आर्यन के पास जाती हैं। आर्यन ने अपना बैग पकड़ा हुआ है और वो नजरें चुराकर गाड़ी की तरफ देख रहा है। उसे उस चांटे की याद अब भी चुभ रही है। आर्यन बेटा। आर्यन धीरे से मुड़ता है। दादी उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। आर्यन, उस दिन जो चांटा मैंने तुम्हें मारा, उसका पछतावा मुझे आज तक है। अब मुझे समझ में आया क्यों तुम्हें दादी के घर में अच्छा नहीं लगता था। सभी लोग वहां चुपचाप खड़े थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, ऐसा क्या हुआ जो दादी एक ही रात में पूरी तरह बदल गई? मैं हार गई आर्यन, मैं बहुत गलत थी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? आर्यन सब कुछ भूलकर अपनी दादी के गले लग जाता है। दादी, मुझे चांटा बुरा नहीं लगा था। बुरा ये लगा कि आपने हमें अपना नहीं समझा। दादी उसे कसकर पकड़ लेती हैं, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती। तभी दादी कुणाल की तरफ मुड़ती हैं और उसे जोर से उठाकर चूम लेती हैं। अगली बार आओगे तो खेत में झूला मैं खुद डलवाऊंगी और आम के पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। तभी सुमन भी आगे आती है। उनके चेहरे पर अब वो बनावटी मुस्कान नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। राकेश भैया, सविता भाभी, मुझे भी माफ कर देना। माँ जी के लाड ने मुझे भी अंधा कर दिया था। मैंने सिर्फ अपने बेटे का सोचा, आप सबके बच्चों का नहीं। सविता मुस्कुराकर सुमन का हाथ थाम लेती है। तभी दादी सविता के पास आती है। सविता बेटा, आज तक तुझे सिर्फ बहू समझा, पर तू तो इस घर की नींव है, जिसे मैंने ही कमजोर किया। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। दादी आगे बढ़कर सविता को भी गले लगा लेती हैं। राकेश और दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। अरे देर आए कमला, पर दुरुस्त आए। आज ये कोठी घर बन गई, पर ये हुआ कैसे? तभी दादी को याद आया। फिर वो रिया के पास जाती हैं। रिया बेटा, अगर तूने अपनी डायरी में वो सब ना लिखा होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। तूने मुझे आईना दिखाया बेटा, तूने मुझे जगा दिया। दादी रिया को जोर से सीने से लगा लेती है। फिर वो उठकर राकेश के पास जाती है। राकेश, अपने इस दबे हुए बेटे को देखते देखते मैं भूल गई थी कि तू एक बाप भी है। मुझे माफ कर दे बेटा। राकेश अपनी माँ के गले लग जाता है। नहीं माँ, आज आप मिल गई तो सब कुछ मिल गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बच्चे खिड़की से हाथ हिला रहे हैं। दादी, दादा और बुआ तब तक गेट पर खड़े हाथ हिलाते रहते हैं जब तक गाड़ी धूल में ओझल नहीं हो जाती।